Good evening, students. So, this is our lecture number 6 on the Hindu Succession Act 1956. हमने अपने लास्ट लेक्चर में लीगल इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्सनरी का टॉपिक शुरू किया था, जहां पर हमने कुछ लीगल इंसिडेंट्स को कवर कर लिया था. सर्वाइवरशिप हमने छोड़ दिया था बिकॉज सर्वाइवरशिप के लिए एक अलग से लेक्चर डेडिकेट करने की आवश्यकता थी. इसलिए मैंने सोचा कि सर्वाइवरशिप जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा, बिकॉज सर्वाइवरशिप का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है व्हेन इट कम्स टू सक्सेशन एंड पार्टीशन. ठीक है, ठीक है. अब आगे हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं हिंदू लॉ के लेक्चर्स बना रहा हूँ या फिर इसके आगे जो भी लेक्चर्स बनेंगे उन सबके नोट्स आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. ठीक है. हाँ, तो हमने ना अपनी कहानी शुरू कहाँ से की थी. सर्वाइवरशिप को समझने के लिए आपको कहानी को शुरू से देखना पड़ेगा. सबसे पहले हमने समझा था कि हिंदू कौन होता है. अब मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं ये सारे के सारे टॉपिक्स को, बस मैं एक रीकैप दे रहा हूँ. ठीक है. हमने सबसे पहले हिंदू समझा था, देन सब्सिक्वेंटली हम लोग आगे बढ़े थे जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर कि आखिर जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है. ठीक है. देन सब्सिक्वेंटली हमने समझा कि को पार्टनर्स कौन होते हैं. जब हमने को पार्टनर समझ लिया तो उसके को पार्टनरी को समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे देन आपको पार्टीशन कैसे होता है, प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन कैसे होता है, क्लास वन एयर्स कौन होते हैं, कैसे उनको प्रॉपर्टी मिलता है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो पहले हमने को पार्टनरी समझा कि को पार्टनरी कितने जनरेशन तक एक्सटेंड होता है, कौन कौन को पार्टनर होता है और किसका किसका हक होता है प्रॉपर्टी में बंटवारा मांगने का. ठीक है. फिर हमने सब्सिक्वेंटली शुरू किया लीगल इंसिडेंट्स ऑफ को पार्टनरी, जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था बर्थ राइट, जिसमें हमें यह समझ में आया था कि जब एक बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है, ठीक है, या फिर जब वो कंसीव भी हो जाता है पेट के अंदर, उस ही पॉइंट ऑफ टाइम से हम उसको एक को पार्टनर मानते हैं और उसका उस को पार्टनरी प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट आ जाता है. ठीक है. क्लियर आपको ये चीज. हमने ये भी समझा था कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको हम हामा कहते हैं, जो अडॉप्टेड सन होता है, ठीक है, जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है वो भी एक को पार्टनर माना जाता है. ये सेक्शन 12 इंश्योर करता है. ठीक है. फिर हमने नेक्स्ट समझा था अनडिवाइडेड को पार्टनरी इंटरेस्ट. हमने इसमें यह जाना था कि जो को पार्टनरी प्रॉपर्टी होती है उसमें हर को पार्टनर का एक अनडिवाइडेड को पार्टनरी इंटरेस्ट होता है, विच मीन्स कि हर एक को पार्टनर उस प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट रखता है. ऐसा नहीं है कि वो जब उसका पार्टीशन होगा तो उसको एक इंटरेस्ट दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी में. नहीं, वो इंटरेस्ट पहले से वहीं पर है, बस पार्टीशन करके हम ये एसर्टेन कर रहे हैं कि उसका कितना इंटरेस्ट था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में. इज दैट क्लियर. ठीक है. देन हम लोग जो हमारा जो थर्ड लीगल इंसिडेंट था, गिव मी अ सेकेंड जी. तो हमारा जो थर्ड लीगल इंसिडेंट था दैट वाज यूनिटी ऑफ पोजेशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लो जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो को पार्टनर्स हैं, भले वो साथ में ना रह रहे हो बट स्टिल जो उनकी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये सिग्निफाई करती है कि उस प्रॉपर्टी में भले ही आप उस प्रॉपर्टी में रह नहीं रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट अभी भी उस प्रॉपर्टी में है. इज दैट क्लियर. ठीक है. इसमें हमने केस लॉ भी किया था, कथा नरिहर वर्सेस रजा ऑफ शिवगंगा वर्सेस राजा ऑफ शिवगंगा, यू कैन कॉल इट. इट वॉज 1863 प्रीवी काउंसिल. ठीक है. उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था इसी में लीगल इंसिडेंट्स ऑफ को पार्टनरी, वो था जॉइंट टीनेंट्स एंड टीनेंट्स इन कॉमन.
जो बेसिकली ये बताता है कि जब तक पार्टीशन नहीं हुआ है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का, को पार्सनरी प्रॉपर्टी का, तब तक जो भी उसमें जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जॉइंट टीनेंट्स हैं, ठीक है। और पार्टीशन होने के बाद दे बिकम टीनेंट्स इन कॉमन। हमने ये भी समझा था कि जब पार्टीशन होता है तो जो शेयर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का, उसको पर कैपिटा शेयर में डिवाइड किया जाता है एंड देन पर स्ट्राइप शेयर, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं तो मान लीजिए एफ है, इसके दो बच्चे हैं FS1 एंड FS2, ठीक है। इसका एक बच्चा है FSS और इसका है FS1S, ठीक है। तो जब हम पार्टीशन करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का तो सबसे पहले पर कैपिटा शेयर निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो 1 है तो इनके बीच में डिवाइड हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। फिर ये निकलेगा पर स्ट्राइप शेयर, ठीक है। जो बेसिकली 1/3 FS2 ने रिसीव किया है वो FS2 और FS2S1 मतलब FS2S जो है, जो उसका बेटा है, इनके बीच में वो 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसके पास आएगा 1/6 और इसके पास भी आएगा 1/6। सेम जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, इसके पास भी आ जाएगा 1/6 और इसके पास भी आ जाएगा 1/6। क्लियर है आपको? ये चौथा लीगल इंसिडेंट था। उसके बाद हमने किया था राइट टू क्लेम पार्टीशन। इसमें हमने केस लॉ किया था VN सारिन वर्सेस अजीत कुमार पोपली, ठीक है। इट वाज 1966 सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली हमने यहां पर यह समझा था कि जितने भी को पार्टनर्स होते हैं उन सबके पास ये बर्थराइट होता है कि वो जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें बंटवारा मांग सकते हैं, उसमें पार्टीशन मांग सकते हैं। बिकॉज देखो, ध्यान से समझो चीजों को, जो उनका हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में वो पहले से ही है, ठीक है, वो पहले से वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो भाई अगर तुम्हारा कोई हिस्सा किसी चीज में एग्जिस्ट करता है तो तुम तो उसको कभी भी मांग सकते हो। एंड द मोमेंट समवन डिमांडेड पार्टीशन, जब कोई डिमांड कर लेता है पार्टीशन का, उसी टाइम पर जो वो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है इट कम्स टू एन एंड, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी का आपको पार्टीशन करके सबके भागों को निकालना पड़ता है और जिसका जितना भी शेयर आया उसको उतना शेयर अवॉर्ड कर देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मान लो एक बंदे ने मांगा और जो बाकी लोग हैं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि फैमिली में एक बंदे ने पार्टीशन मांगा, ठीक है, बट बाकी लोग इस ओपिनियन पे कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली को बना के रखना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, पार्टीशन करके बस शेयर डिसाइड हो जाएगा। जिसने पार्टीशन मांगा है वो अपने शेयर को या तो बेच देगा या तो उसको मतलब उसमें अपना अलग से कोई प्रॉपर्टी बना लेगा। अब जो लोग बचे हैं अगर वो चाहते हैं कि साथ में ही रहें, जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन ना हो, तो उनका शेयर तो डिसाइड हो ही चुका है, ठीक है। शेयर डिसाइड होने के बाद आप लोग साथ में रहिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, हाँ, ओके। इसमें हमने क्या किया था राइट टू क्लेम पार्टीशन में? इसमें एक हमने सेक्शन 12 किया था हामा का, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो अडॉप्टेड सन होता है उसके पास भी अधिकार है कि वो पार्टीशन डिमांड कर सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का। इतना आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है। अब जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदू लॉ का, दैट इज सर्वाइवरशिप। बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। मैं इसको बहुत आसान करके आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए। और मैं आपको यह भी एश्योर करा रहा हूं जितना डेप्थ में जाके चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं वैसा आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आप किसी कोचिंग में भी हैं तो वो भी नहीं समझाएगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पर्टिकुलर लॉ को उतना सीरियसली लिया नहीं जाता है, जबकि इसका वेटेज मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा है। मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ देते हैं एंड मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके। चाहे आप दिल्ली उठा लो, पंजाब उठा लो, बिहार, यूपी, कुछ भी उठा लो, आप चेक कर सकते हो कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इस सब्जेक्ट को ध्यान से समझने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है आपको ये चीज़? तो अब हम लोग शुरू करते हैं सर्वाइवरशिप। अब देखिए, मैंने जब अपनी लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न हम ये फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि प्री कोडिफाइड एरा में क्या प्रोसीजर फॉलो होता था, दैट इज बिफोर द कोडिफिकेशन ऑफ द हिंदू लॉ, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोग आगे बढ़ते हैं कोडिफिकेशन एरा में कि जब लॉज को कोडिफाई कर दिया गया तो उस समय क्या प्रोसीजर या फिर क्या सिस्टम प्रिवेल करता था। देन सब्सिक्वेंटली हम लोग आगे बढ़ते हैं 2005 अमेंडमेंट पे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। तो इवन सर्वाइवरशिप के केस में भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तभी आपको एग्जैक्टली अच्छे समझ में आएगा कि आखिर लोगों को जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्री 1956 में, यानी कि जब हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे क्या प्रिंसिपल प्रिवेल करता था। क्लियर आपको ये चीज? आइए समझते हैं। अब जैसे मान लो ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, इसमें को पार्टनर कौन कौन है? FS1 एंड FS2। ठीक है, अब मान लो अगर जो पूरी प्रॉपर्टी है वो 1 है और इसका हम पार्टीशन करते हैं, तो F को मिलेगा 1/3, FS1 को मिलेगा 1/3 एंड FS2 को मिलेगा 1/3। क्या W को यहां पे कुछ भी मिलेगा? नो। जो सिर्फ को पार्टनर्स होते हैं, प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं को मिलती है। ठीक है, यहां पर हम बेसिकली, हाँ, यहां पे बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि प्री 1956 में पार्टीशन कैसे होता था, क्योंकि प्री 1956 में या फिर प्री 2005 तक ये माना जाता था कि जो सन्स होते हैं सिर्फ वही को पार्टनर्स होते हैं, और हमने ये समझा है कि सिर्फ और सिर्फ जो एक को पार्टनर होता है वो ही प्रॉपर्टी का पार्टीशन डिमांड कर सकता है। क्या कोई और उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन डिमांड कर सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, चलिए ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सर्वाइवरशिप बेसिकली क्या होता है। अब अगेन वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं। बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही अच्छे से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, जब भी मैं किसी के सामने ब्रैकेट बना दूं ना, समझ लो वो इंसान मर चुका है। ठीक है, अब सपोज ये मर गया, अब इसके मरने के बाद जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी वो टोटल कितनी थी? 1 थी, हम उसको 1 लेके चल रहे हैं। अब F के मरने के बाद क्या हो रहा है? जो उसके सर्वाइविंग को पार्टनर्स हैं वो F का जो शेयर था उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में उसको इनहेरिट कर लेंगे। मतलब कि अब FS1 और FS2 का शेयर क्या बनेगा? 1/2 एंड 1/2, क्योंकि जो एक को पार्टनर था उसके मरने के बाद जो भी सर्वाइविंग को पार्टनर्स होते हैं वो उस को पार्टनर का जितना भी अधिकार होता है प्रॉपर्टी में उसको इनहेरिट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ। अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है वो ये आता है, अच्छा तो यहां पे फिर W का क्या होगा? मतलब मान लो F मर गया अपनी वाइफ को छोड़ के, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों ने जितनी भी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी उसको इनहेरिट कर ली। अब W का क्या? W को तो यहां पे कुछ मिला ही नहीं। अब आप बोलेंगे अरे ठीक है उसके बच्चे हैं वो W का ख्याल रखेंगे। अब देखिए ये मैक्सिमम केसेस में होता है, लेकिन काफ़ी जगह पर आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को डेस्टिट्यूट कर देते हैं, छोड़ देते हैं भटकने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई तो यहाँ पे W क्या करेगी? W के पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, W के हस्बैंड की भी डेथ हो गई है कि नहीं? क्लियर आपको ये चीज़? ठीक है, मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए कि बेसिकली सर्वाइवरशिप होता क्या है, ताकि आपको फिर सक्सेशन वगैरह समझ में आ सके। ठीक है, अब ये F था, इसके 4 बच्चे थे। ठीक है, अब सपोज FS2 मर गया। अब जो पूरी प्रॉपर्टी वो 1 थी, तो FS2 के मरने के बाद जो इसका शेयर था बीइंग अ को पार्टनर, जो इसका शेयर था जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का, वो किसके किसके पास चला जाएगा? FS1, FS3 एंड FS4, बिकॉज दीज आर द सर्वाइविंग को पार्टनर्स। और ऐसे केसेस में हम हमेशा जो सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो यहां पर इनका शेयर कितना बनेगा? इसका बनेगा 1/4, इसका बनेगा 1/4, इसका बनेगा 1/4 और इसका बनेगा 1/4। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होप सो आपको सर्वाइवरशिप समझ में आ गया होगा, क्या होता है सर्वाइवरशिप। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये प्री 1956 में जो सिस्टम था ना, ये हम उसकी बात कर रहे थे, जो भी मतलब जो हिंदू अनकोडिफाइड लॉ जो प्रिवेल करता था कोडिफिकेशन से पहले, हम उसकी बात कर रहे थे। अब हम लोग आएंगे पोस्ट 1956 में, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्लियर आपको ये चीज? अब यहां पर समझते हैं कि अब क्या प्रिंसिपल प्रिवेल करने लगा 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के कोडिफिकेशन के बाद। अब 1956 के एक्ट ने यह बोला कि अगर
कोई को पार्टनर मरता है, इफ अ को पार्टनर डाइज लीविंग बिहाइंड अ क्लास 1 फीमेल आयर, ठीक है, अगर कोई भी को पार्टनर मरता है एक क्लास 1 फीमेल एयर को पीछे छोड़ते हुए, तो वहां पर उसके मरने के बाद जो उसका हिस्सा था उस प्रॉपर्टी में, उस हिस्से में से जितने भी सर्वाइविंग क्लास 1 फीमेल एयर्स होंगी उनको हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मान लो वही सेम एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, एफ है, इसके बच्चे हैं FS1 एंड FS2, इसकी वाइफ है W, ठीक है। अब यहां पर अगर F मर जाए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास 1 एयर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो विडो जो होती है ना वो एक क्लास 1 एयर होती है, ठीक है। अब F मर गया, F मरने के बाद W को पीछे छोड़ दिया, तो यहां पर F का जो शेयर था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, यहां पर हम लोग नोशनल पार्टीशन करते हैं। नोशनल पार्टीशन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, जब कोई को पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो जिंदा था, और जिंदा रहते हुए उसका उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में कितना शेयर निकलता है ये हम लोग निकालते हैं, इसको हम कहते हैं नोशनल पार्टीशन, ठीक है। तो अगर हम नोशनल पार्टीशन, अब देखिए अगर सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे तो FS1 और FS2 1/2 करके आधी आधी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, क्लियर आपको ये चीज। लेकिन अब 1956 में, मतलब पोस्ट 1956 में हम लोग नोशनल पार्टीशन करते हैं। नोशनल पार्टीशन का मतलब क्या है कि अब इवन दो एफ की डेथ हो चुकी है, हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि एफ जिंदा है और उसके बाद पार्टीशन करेंगे। तो अगर पूरी प्रॉपर्टी 1 थी तो यहां पर FS2 को मिलेगा 1/3, FS1 को मिलेगा 1/3 और F को मिलेगा 1/3। क्लियर आपको ये चीज। अब जो इसका 1/3 शेयर है, जो F का 1/3 शेयर है, उसमें से हम शेयर देंगे टू द सर्वाइविंग क्लास 1 फीमेल heirs आफ्टर द डेथ ऑफ अ को पार्टनर। क्लियर हो गया आपको ये चीज। मतलब अब जो F का 1/3 शेयर था उसमें W का अधिकार बन जाएगा। और जहां पर भी, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जहां पर भी सिचुएशन ऐसी होती है कि ये को पार्टनर मर जाए लीविंग बिहाइंड अ क्लास 1 फीमेल हेयर, तो वहां पर सर्वाइवरशिप का जो प्रिंसिपल होता है वो अप्लाई नहीं होता है। रैदर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? सक्सेशन का। ठीक है, तो देखिए यहां पर W बीइंग अ क्लास 1 हेयर, शी इज देयर, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ F। तो यहां पर शी बीइंग अ क्लास 1 हेयर, यहां पर हम जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे पार्टीशन के लिए, दैट विल बी सक्सेशन। सक्सेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो को पार्टनर की डेथ हो गई होती है, हम नोशनल पार्टीशन करके उसकी उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर को एसरटेन करते हैं, पता लगाते हैं कि उसका कितना शेयर था उस प्रॉपर्टी में, और जितना भी शेयर उसका निकल के आता है उस शेयर को हम सब में बराबर बराबर बांट देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर F मर गया, ठीक है, इसका 1/3 शेयर निकला, तो जो ये 1/3 शेयर है ये FS1 में, FS2 में और W में, तीनों में बटेगा। कैसे बटेगा? अब 1/3 का 3 भाग में बांट दीजिए, तो W को मिलेगा 1/9, FS1 को मिलेगा 1/9 और FS2 को मिलेगा 1/9। यानी कि FS1 का शेयर कितना हो गया? 1/9 प्लस 1/3, दैट इज 3 + 9 27, दैट विल बी 12/27। ठीक है, ये इसका हो गया 12/27 एंड सेम इसका भी हो गया 12/27। और जो विडो थी उसको मिलेगा 1/9, बिकॉज शी इज नॉट ए को पार्टनर। ये याद रखना, विडो जो है वो को पार्टनर नहीं है, शी इज अ डिपेंडेंट। और जो डिपेंडेंट होते हैं वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद दैट उनका एक इक्वल शेयर भी नहीं बनता है जब पार्टीशन होता है। तो यहां पर हम लोग नोशनल पार्टीशन करते हैं और सक्सेशन के रूल को अप्लाई करके जो क्लास 1 फीमेल एयर्स होती है उनको उनका हिस्सा दे देते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा देखिए, यहां पे हिस्सा देने का जो पर्पस है वो ये है, मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो फीमेल है वो डेस्टिट्यूट हो जाए, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए, उसका ख्याल रखने के लिए कोई बचे ही ना। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना खड़ी हो, इसी वजह से 1956 एक्ट के अंदर एक सोशल रिफॉर्म लाया गया, और जो डाइंग को पार्टनर है, जो भी उसका शेयर था उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में, उसमें से हमने थोड़ा सा शेयर दे दिया टू द सर्वाइविंग क्लास 1 फीमेल हेयर्स। इज दैट क्लियर?
मैं ये पार्ट हटा दे रहा हूँ, होप सो आपने नोट्स बना लिए हो। ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं। अच्छा, आपको सक्सेशन और सर्वाइवरशिप समझ में आ गया ना? मतलब मैं आपको आसान शब्दों में अगर समझा दूं तो सर्वाइवरशिप वो होता है जहां पर किसी को पार्टनर के डेथ के बाद कोई भी क्लास 1 फीमेल एयर ना रही हो, ना बची हो। अगर कोई भी क्लास 1 फीमेल एयर नहीं बची हुई है तो वहां पर हम लोग सर्वाइवरशिप करते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी सर्वाइविंग मेल को पार्टनर होते हैं वो उस डाइंग को पार्टनर की जितनी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो सारा का सारा हिस्सा वो लोग आपस में बांट लेते हैं। दिस इज व्हाट सर्वाइवरशिप इज। लेकिन अगर कोई को पार्टनर मर रहा है लीविंग बिहाइंड अ क्लास 1 फीमेल एयर, तो वहां पर क्या होगा? जो क्लास 1 फीमेल एयर होगी उसका भी उस डाइंग को पार्टनर के प्रॉपर्टी में हक बनेगा। अच्छा, अब आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये तो बड़ा गलत बात है। जो हिंदूज का जो लॉ था उसको किसी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया, मतलब सर्वाइवरशिप का रूल जो था वो प्रिवेल करता था। आपने तो ये कानून बना के उस रूल को ही कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दिया। देखिए, सर्वाइवरशिप को अबॉलिश नहीं किया गया है, ठीक है? जो जिसका जितना हिस्सा था उसको उतना हिस्सा मिल रहा है। उसमें बस हमने एक एडिशन कर दिया है कि जितने भी क्लास वन फीमेल एयर्स हैं, अगर वो सर्वाइव कर रही हैं आफ्टर द डेथ ऑफ ए को पार्टनर तो उनको हम अधिकार देंगे ताकि वो डेस्टिट्यूट ना हो जाए, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, आइए अब समझते हैं कि आखिर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं कहां से डिराइव करके बता रहा हूं। ठीक है, तो ये है प्री 2005 का सेक्शन 6। ठीक है, दैट इज जब 1956 का एक्ट आया था ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उस टाइम पर सेक्शन 6 कुछ ऐसा दिखता था। और अभी हमें इसी को पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन 6 में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए उसको पढ़ेंगे, बट अभी हमको खाली इतना समझना है। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन 6 में क्या बोल रहा है। Devolution of interest in co-partnership property. When a male Hindu dies after the commencement of this act, having at the time of his death an interest in a Mitakshara co-partnership property, his interest in the property shall devolve by survivorship upon the surviving members of the co-partnership and not in accordance with this act. Basically, ये जो act है, जो ये section है, ये कहता है कि हमने survivorship के rule को abolish नहीं किया है। और जो रूल पहले प्रिवेल करता था कि जो एक मेल को पार्सन जब मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है वो सर्वाइविंग मेल को पार्सनर को चला जाता है। हम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इसका प्रोवाइजो पढ़िए। प्रोवाइजो क्या करता है? प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन का काम करता है। इट सेज प्रोवाइडेड दैट इफ द डिसीज्ड हैड लेफ्ट हिम surviving a female relative specified in class 1 of the schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative the interest of the deceased in the Mitakshara co-partnership property shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship. तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जो सक्सेशन का प्रिंसिपल है वो कहां डिफाइन किया गया है, तो आप बोलेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो में। ठीक है, या फिर आप बस डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक्शन 6 प्रोवाइजो के अंदर ये चीज डिफाइन किया गया है कि सक्सेशन का जो प्रिंसिपल है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही कह रहा है कि अगर कोई बंदा है, कोई को पार्टनर है, वो मर गया और उसने छोड़ दिया एक फीमेल रिलेटिव मरने के बाद जो कि क्लास 1 में दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ, और ए मेल रिलेटिव स्पेसिफाइड इन दैट क्लास, ये मैं समझाऊंगा अभी आपको, who claims through such female relative the interest of the deceased in the Mitakshara co-partnership property shall devolve, मतलब वो जो उसका इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में वो डिवॉल्व किया जाएगा by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship। मतलब बेसिकली दो प्रकार से डेवोल्यूशन होगा। एक होगा इंटेस्टेट, मतलब अगर वो इंसान बिना विल बनाए मर गया, ठीक है, या फिर टेस्टामेंटरी, दैट इज ही मेड अ विल एंड देन सब्सिक्वेंटली ही डाइड। तो अगर टेस्टामेंटरी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में जो हिस्सा था उसने एक विल बना के बता दिया कि मेरा हिस्सा इस क्लास 1 फीमेल एयर को जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। और इंटेस्टेट का मतलब ये है कि वो बस मर गया बिना कोई विल बनाए, तो यहां पर इन क्लास 1 एयर्स को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। इज दैट क्लियर? होप सो मैं आपको समझा पा रहा हूं चीजें। ठीक है, हाँ, अब आइए देखते हैं कि क्लास 1 एयर्स कौन कौन है। मैं आपको पहले बता दे रहा, जब आप क्लास 1 एयर्स अभी पढ़ रहे हैं तो ये पार्ट आप लोग नहीं पढ़ेंगे यहां से लेके यहां तक, बिकॉज ये पोस्ट
2005 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, इसको अभी आप नहीं पढ़ेंगे, हमें बस यहां तक पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन है क्लास 1 फीमेल एयर्स। ठीक है, मैं यहां पर बनाता हूं इसको, चार्ट को, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब सपोज एफ है, ही वॉज द को पार्टनर, ही डाइड। रुकिए, ठीक है, एफ है, ही वॉज द को पार्टनर एंड ही डाइड। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास 1 फीमेल एयर्स हैं। मैं ब्लू से जिनको मार्क कर दूंगा ना, वो सारे के सारे क्लास 1 फीमेल एयर्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी क्लास 1 फीमेल एयर है डॉटर, देन सब्सिक्वेंटली वी हैव विडो, देन वी हैव मदर, फिर उसके बाद डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन, उसके बाद सन ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, नहीं ये, हाँ ये भी मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा, इसको भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन। देखिए यहाँ पे कौन कौन क्लास 1 फीमेल एयर्स हैं। सबसे पहले आपकी आती है विडो। ठीक है, हाँ, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो आपकी डॉटर हो गई, आपकी विडो हो गई, आपकी मदर हो गई, फिर उसके बाद आता है डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन। इसका मतलब क्या है, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एफएसडी को हम तभी शेयर देंगे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी हो, दैट इज अ डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन। अगर सन जिंदा है तो क्या उनकी डॉटर को हम एक क्लास 1 एयर कंसीडर करेंगे? द आंसर इज नो। मतलब यहां पर अगर एफएसडी को एक क्लास 1 एयर बनना है तो उसके लिए उनके पिताजी दैट इज एफएस की डेथ होना जरूरी है। ठीक है, हाँ, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन। हाँ, नेक्स्ट है डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, दैट इज ठीक है, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, शी इज ऑल्सो अ क्लास 1 फीमेल एयर। आगे देखते हैं, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन। हाँ, विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन, इसका मतलब आपका ये हो गया FS1, इसकी डेथ हो चुकी है, और जो इसकी विडो है शी इज ऑल्सो अ क्लास 1 एयर। ये चार्ट आप लोग प्लीज बना लीजिएगा। ठीक है, वेट, कहाँ पे थे हम लोग? सन ऑफ ए पी डिसीज सन ऑफ ए पी डिसीज सन, विडो ऑफ ए पी डिसीज, हाँ ठीक है, सन ऑफ ए पी डिसीज सन ऑफ ए पी डिसीज सन ये नहीं होंगे, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए पी डिसीज सन ये भी होंगी। ठीक है, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन, इसका मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, शी इज ऑल्सो अ को पार्टनर, लेकिन यहां पे जो कंडीशन है वो ये है कि शी मस्ट बी अ डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन। इज दैट क्लियर? ठीक है, शी इज ऑल्सो अ क्लास 1 फीमेल एयर। आगे देखते हैं और कौन कौन है। डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ प्री सन, विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन, विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन, मतलब कि विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन। ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी क्लास 1 एयर एक हो गई, विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं ये ब्लू वाले हटा दे रहा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या क्या समझा एक बार देख लेते हैं चार्ट में कि आखिर कौन कौन क्लास 1 फीमेल एयर्स होती हैं। सबसे पहले है आपकी मदर, फिर है आपकी विडो, उसके बाद आपकी डॉटर, फिर आपकी डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन, देन है आपकी डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर, देन है आपकी विडो ऑफ ए सन, उसके बाद है आपकी विडो ऑफ ए प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन। ये हमारे सारे के सारे क्लास 1 फीमेल एयर हो गए। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर एफ मरता है, ठीक है, इसके मरने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नोशनल पार्टीशन। नोशनल पार्टीशन करके हम ये एसर्टेन करने का प्रयास करेंगे कि एफ का उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा था। अब सपोज इसने इन सारे के सारे क्लास 1 फीमेल एयर्स को छोड़ा है, ठीक है, तो ये जितनी भी क्लास 1 फीमेल एयर्स हैं दे विल ऑल रिसीव एन इक्वल शेयर आउट ऑफ द शेयर ऑफ एफ। ठीक है, जो भी एफ का शेयर निकलेगा नोशनल पार्टीशन के बाद, उसके बाद ये जितनी भी सर्वाइविंग
क्लास वन फीमेल एयर्स हैं, इन सबका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अधिकार बनता है एंड दे कैन डिमांड देयर शेयर। इज दैट क्लियर? लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी क्लास वन फीमेल एयर्स हैं ये पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती हैं। ये ध्यान रखिएगा, दे कैन नॉट डिमांड पार्टीशन। बट अगर पार्टीशन डिमांड किया जाता है बाय अ को पार्टनर और प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है, तो जो को पार्टनर मर चुका होगा उसका जितना भी हिस्सा उसमें से निकलेगा नोशनल पार्टीशन के थ्रू, उस हिस्से में से हम जितनी भी सर्वाइविंग क्लास वन फीमेल एयर्स हैं उनको हिस्सा देंगे। समझ में आ रहे हैं आपको चीजें? ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? होप सो आपने चार्ट बना लियो। अब आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। ठीक है, मेरा बस आपसे सवाल ये रहेगा, मैं लास्ट में आपको एक दो एग्जांपल दे दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं, आप ही को हेल्प करेगा ये चीज। ठीक है, मैं भी आपको एक दो एग्जांपल करवाता हूं और समझाता हूं कि सर्वाइवरशिप लगेगा कि सक्सेशन लगेगा। अब मान लीजिए ये फैमिली है, बताइए यहां पर सक्सेशन लगेगा कि सर्वाइवरशिप लगेगा? बताइए, पॉज करके आप लोग आंसर करिए, फिर मैं समझाता हूं। यहां पर सक्सेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो को पार्टनर जो मर चुका है उसकी मदर जिंदा है, और जो उसकी मदर है शी इज अ क्लास वन फीमेल रिलेटिव, क्लास वन फीमेल आयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा जो फादर होते हैं ना ये एक क्लास टू कैटेगरी के आयर होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कंसीडर नहीं करते इसमें। आइए और एग्जांपल्स करते हैं। हाँ बताइए, यहां पर सक्सेशन होगा कि सर्वाइवरशिप? FS1 मरा है, ठीक है, और ये चार्ट है। यहां पर आपका सर्वाइवरशिप होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी क्लास वन फीमेल एयर नहीं है। शी इज अ ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर जो है वो क्लास वन फीमेल एयर नहीं होती है। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाल के लाता हूं आपके लिए। ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एफ की डेथ हुई है, बताइए यहां पर सर्वाइवरशिप होगा कि सक्सेशन होगा? एफ, FS1 और ये जो इसका बेटा है FSS, ये तीनों मर चुके हैं। अब बताइए यहां पर सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि सक्सेशन का? यहां पर सक्सेशन होगा। क्यों? बिकॉज शी इज अ क्लास वन फीमेल एयर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन इज अ क्लास वन फीमेल एयर। और भी एग्जांपल्स करते हैं, होप सो आपको मजा आ रहा हो ये एग्जांपल्स करने में। आई नो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, FS1 यहां पे मर गया है और W भी मर गई है। बताइए यहां पर सर्वाइवरशिप लगेगा कि सक्सेशन? एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब बताइए यहां पर सक्सेशन लगेगा कि सर्वाइवरशिप? यहां पर सर्वाइवरशिप रहेगा, बिकॉज यहां पर कोई भी क्लास वन फीमेल एयर प्रेजेंट नहीं है। और सर्वाइवरशिप का मतलब क्या है कि इस इंसान के मरने के बाद जो भी इसका हिस्सा था प्रॉपर्टी में, वो सारा का सारा हिस्सा किसको चला जाएगा? जो भी को पार्टनर सर्वाइव कर रहे हैं। क्लियर है आपको? अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दे दे रहा हूं जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दें। ठीक है, 3 एग्जांपल्स मैं दे दे रहा हूं एंड प्लीज इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में।
इसका आंसर करिएगा आप लोग कि यहाँ पर सर्वाइवरशिप लगेगा कि सक्सेशन। ए है ये, ठीक है। ठीक है, एफ मर गया है, बताइएगा यहाँ पर। इसमें कौन मरा है? इसमें भी एफ मरा है, इसमें भी एफ मरा है। बताइएगा यहाँ पर सक्सेशन लगेगा सर्वाइवरशिप। ठीक है, 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा, मैं बता दूंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वैसे ही बताऊंगा इनका आंसर, बट प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा आंसर देने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये समझना है कि 1937 का जो एक्ट आया था कॉलोनियल एरा का, उसने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे वुमेन के राइट्स पे। वुमेन के राइट्स क्या क्या उसमें डाले गए थे इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेल, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। देन सब्सिक्वेंटली विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 6। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।